नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। संसद के इन दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। सांसदों के निलंबन और उसके बाद मचे सियासी घमासान के बीच दोनों सदनों में कामकाज कल ठप रहा। आज सुबह संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों ने फिर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे। देखिए अर्पिता, ऐसी तस्वीरें कल भी दिखाई दे रही थी। आज भी बदस्तूर वही धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के बाहर जारी है। सरकार का ये कहना है कि विपक्षी सांसद माफी के रास्ते से निलंबन की सजा से बच सकते थे, लेकिन विपक्षी दल अड़े हुए हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। अब शीत सत्र में निलंबन और माफी को लेकर संग्राम तेज हो गया है। कामकाज ठप होने के आसार हैं। संसद परिसर में विपक्षी नेता फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में आप मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसदों को यहां देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए। ये वो विपक्षी दल है दरअसल जो मांग कर रहा है कि निलंबन को वापस लिया जाए। इसके साथ ही कल भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन हमने गांधी प्रतिमा के बाहर देखा था। कल भी सदन की कार्रवाई बाधित हुई थी। राज्यसभा में हमने स्पीकर को कहते सुना था कि ये आचरण दरअसल ठीक नहीं था जिसके चलते निलंबन हुआ है, लेकिन अगर माफी मांगना चाहते हैं सांसद तो सस्पेंशन को वापस लिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष भी अड़ गया है, माफी नहीं मांगेंगे। माफी किस बात की? उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है और ऐसे में जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक था। और नेहा, कहना तो ये भी है विपक्ष का कि ये दरअसल मानसून सत्र में हुआ और अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत में निलंबन, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के आधार पर नहीं हुई है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है विपक्ष पार्टी और ये कह रही है कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं हम, और जनता के मुद्दे उठाने के लिए क्या माफी मांगना पड़ेगा? तो इसके लिए पूरी तरीके से अब रणनीति विपक्ष ने तैयार कर ली है। इसको अब बड़ा मुद्दा माफी तक ही आ चुका है। अब माफी मांगने को फिलहाल विपक्ष तैयार नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि यह आचरण ठीक नहीं था। हालांकि कल वेंकैया नायडू ने भी कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमता ही हुई है और जिस तरीके का आचरण हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि कल पीयूष गोयल ने भी बताया कि उस वक्त क्या गतिविधियां हुई थी। आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से observations contained in 316th report on air pollution in Delhi and National Capital Region, 349th report on the action taken by the government on the recommendations observations contained in 324th report on status of forests in India, 350th report on the action taken by the government on the recommendations observations contained in 320 Mongolia. तो इस बीच आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखिए शुरू हो चुका, लेकिन विपक्ष का मतलब है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कानून बाहर है, संविधान बाहर है, उनको वापस लेना और सस्पेंशन रिवोक करना ये हम चाहते हैं। तो इसलिए ये सभी सदस्य यहाँ पर इन सॉलिडारिटी आप जो 12 सदस्य निलंबित हुए उनके सपोर्ट में हम बैठे। टेंशन हुआ है ये सत्ता की बेजा इस्तेमाल और ये सरकार की तानाशाही को इजाहार है। तो इसलिए हमें तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें तो इनका खिलाफत करना ही पड़ेगा, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको सजा भी दिया जा रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, और कहे जा रहा है कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सरकार जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो? नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। 303 है उसका नंबर। ये उस मेजॉरिटी का एरोगेंस है।
जब वो अपोजिशन में थे तब वो भी डिसरप्शन कर रहे थे, तब ऐसे कभी नहीं हुआ। वो भी पूरा सेशन चलाने नहीं दिया, तभी कभी भी ऐसे एक्शन नहीं हुआ। आप वो ट्रेजरी बन के सब भूल गए। कोई बात नहीं, पीपल ऑफ आवर कंट्री विल से द लास्ट वर्ड, जस्टिस एंड ट्रूथ विल से द लास्ट वर्ड। एंड जैसे 2021 पे इन बंगाल, पीपल ऑफ बंगाल हैज said them goodbye. We hope 2024 election in center, the people of our country will say them goodbye. हम हर चर्चा पे उनके साथ उनके जवाब देने को भी तैयार हैं, पार्टिसिपेट भी करने को तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है, और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप क्या हुड़दंग, हंगामा, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुड़दंग, हंगामा, हिंसा संसद के अंदर हो, उसे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो विपक्ष का ये कहना है कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें फिलहाल जो कार्रवाई है लोकसभा और राज्यसभा की वो चल रही है, लेकिन जो सांसद हैं निलंबित वो और विपक्षी कई बाहर गांधी प्रतिमा के पास हैं, वहां वो विरोध प्रदर्शन अलग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कार्रवाई चल रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और इसी के साथ साथ सरकार की तरफ से ये कहा गया कि माफी मांग लिया जाए जो हुआ उसको लेकर और आगे बढ़ा जाए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि वो जनता के मुद्दे उठाता रहेगा। जनता के मुद्दे उठाने पर आखिरकार माफी क्यों? इससे पहले राहुल गांधी भी उस जगह पर पहुंचे, गांधी प्रतिमा पर, उस जगह पर जहां कल भी हमने वो तस्वीरें देखी, विपक्ष धरने पर बैठे हुए थे, और वहां आज भी राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर आज भी सुबह से वो तस्वीरें हैं जो विपक्ष के वो नेता जो निलंबित हुए और उनका साथ देने के लिए अलग अलग पार्टी के भी सांसद वहां पर मौजूद थे, विरोध दर्ज कराते हुए, और ये कहा कि नियमों के खिलाफ उन पर कार्रवाई हुई है। पिछले सत्र में अगर कुछ हुआ तो वो उसी सत्र के लिए निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस सत्र के शुरुआत में निलंबन नियमों की अवहेलना हुई है। लेकिन यहां पर वेंकैया नायडू की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया कि नियम के आधार पर ही कार्रवाई हुई है। अगर आप माफी मांगते हैं तो निलंबन वापस भी हो सकता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए कल भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी, आज भी यथावत वही स्थिति बनी हुई है। गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, एक और विपक्ष अड़ा हुआ है, दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि नियमों के आधार पर एक डेडलॉक की स्थिति है। ऐसे में संसद सुचारू रूप से चल जाए और वहां पर कुछ बिल्स पास हो जाएं, इसकी ओर भी लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सरकार यही चाहती है कि जो डेडलॉक है वो खत्म हो और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और जो महत्वपूर्ण बिल है उनको दोनों सदनों के अंदर पास कराया जाए। लेकिन विपक्ष चाहता है कि जो 12 सांसद सस्पेंड किए गए हैं उनका सस्पेंशन रिवोक हो। उनका ये कहना है कि मानसून सत्र की घटना है और यहाँ पर जो है इन 12 सांसदों को इस सत्र के अंदर आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब सरकार ये कहती है कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो नियमों के तहत की है, लेकिन विपक्ष सरकार ने ये ऑप्शन जरूर छोड़ा है विपक्ष के पास कि देखिए राज्यसभा की जहां पर भारी हंगामे की शुरुआत देखिए हो चुकी है। यहाँ विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे, और यही गतिरोध देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल राज्यसभा में हंगामा चल रहा है विपक्ष का, और विपक्ष का ये लगातार कहना है जो निलंबन हुआ वो सही नहीं हुआ, इस फैसले पर पुनः विचार करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाकायदा एक और चिट्ठी लिखकर वेंकैया नायडू से अपील की कि अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। लेकिन कल ही वेंकैया नायडू ने स्पष्ट किया कि जो भी कार्रवाई हुई वो नियम के तहत ही हुई, लेकिन सरकार ने एक अलग रुख ये कहा कि अगर माफी मांग ली जाए, जो किया। अब देखिए जो जानकारी मिल रही है, राज्यसभा फिलहाल स्थगित हुई है। ये तस्वीरें निलंबन का जोर, सदन में शोर, ये बाहर की तस्वीरें भी गांधी प्रतिमा के बाहर विपक्ष के कई नेता लोकतंत्र बचाओ हाथ में पकड़ के प्लेकार्ड्स इस वक्त खड़े हैं, और राज्यसभा में विपक्ष का आज भी हंगामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच आपको बता दें राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर, कल भी
पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज का दिन भी ऐसा ही लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष उसी निलंबन को लेकर 12 सांसदों के निलंबन को लेकर ही अड़ा हुआ है कि उनका निलंबन वापस होना चाहिए। तो राज्यसभा में जैसे कार्रवाई शुरू हुई, लगा कि हो सकता है आज का दिन उतना हंगामेदार ना रहे। पहले कार्रवाई सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही, लेकिन अचानक से विपक्ष ने नारेबाजी करनी शुरू की। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई नेहा स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल, और अर्पिता, यहाँ पर हवाला दरअसल वेंकैया नायडू की ओर से उन नियमों का भी दिया गया जिसके तहत कार्रवाई की गई है, यानी कि सरकार अपनी ओर से पूरी पारदर्शिता रखना चाहती है। किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए राज्यसभा भेंट चढ़ गया हंगामे की, लोकसभा की भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा है और जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि इस पर अब कोई भी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन इसका अगर संसद के अंदर बने गतिरोध को खत्म करना है सरकार को, तो सहमति बनाने पड़ेगी। अब सहमति कैसे बनेगी, उसके विकल्पों को सोचा जाएगा। सरकार और विपक्ष के नेताओं की एक बैकडोर मीटिंग जरूर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से कल भी बात हुई थी, सरकार के मंत्रियों की। प्रहलाद जोशी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए। अगर ये 12 सांसद माफी मांग लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि माफी नहीं मांगी जाएगी, जो कुछ हुआ था उसको भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। अब देखना यह है कि किस चीज को लेकर सहमति बनेगी, क्योंकि गतिरोध अगर ऐसे ही बना रहा तो सरकार के लिए भी मुश्किल है, विपक्ष के लिए भी मुश्किल है। अब देखना यह है कि संसद के अंदर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सरकार मनाने में कामयाब हो जाएगी कि वो सदन में खड़े हों और ये कहें कि जो कुछ हुआ उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और ये हमेशा हम लोगों ने देखा है, जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो सदन के अंदर चाहे नेता विपक्षी खड़े होकर ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ to visit the site and see whether any progress, and if there is any delay, please do inform me. I'll make sure that the progress happens. श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक पॉलिसी तय किया है कि पूरे देश में 100% हम इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक करेंगे और इस दिशा में काफ़ी तेजी से है कि 22 में 6000 किलोमीटर या 6522 में 23 हो गए। लेकिन जो देश के नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षा जनपद हैं, जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लेकिन इसी बीच कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन राज्यसभा, आपको बता दें, हंगामे की भेंट चढ़ चुका आज का दिन दिख रहा है। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया है और ये लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर हालांकि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर आप पीछे नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए विपक्ष के नेता नजर आएंगे। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं गांधी प्रतिमा संसद भवन परिसर में, जहां पर शीतकालीन सत्र में जो निलंबन हुआ 12 सांसदों का, इसको लेकर विपक्ष नारेबाजी करता हुआ, हंगामा करता हुआ, धरने पर बैठा हुआ। ये तस्वीरें कल भी हमने देखी और आज भी सुबह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। विपक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी हुआ उसको भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, इस पर हम माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि माफी तो मांगनी चाहिए। जिस तरीके का व्यवहार सदन के पटल पर हुआ वो किसी तरीके से शोभनीय नहीं। सीएमआई के एक डेटा के मुताबिक देश के शहरों में बेरोजगारी दर 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 28 नवंबर को खत्म हफ्ते तक शहरों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.75% हो चुकी है। देश में लाखों पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। सियासी डेडलॉक अगर संसद ठप करता है तो सरकारी नीतियों का डेडलॉक युवाओं के नौकरी के सपने को तस्वीरों के साथ कहानी बताएं, उससे पहले ताजा खबर जानिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के मुताबिक देश के शहरों में बेरोजगारी दर 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। 28 नवंबर को खत्म हफ्ते तक शहर में बेरोजगारी बढ़कर 8.75% हो चुकी है। गांवों में बेरोजगारी दर 6.11% है। देश में बेरोजगारी दर जरूर कुछ घटकर 6.95% हुई है। शहरी बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा कारण होती है सरकारी भर्तियों को लटकाने वाली कुनीतियां। गवाही इसी हफ्ते पंजाब में दिखी। चंडीगढ़ में पक्की नौकरी के लिए
लंबे अरसे से लटकाए जा रहे शिक्षक स्थायी रोजगार पाने के मकसद से मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले जहां राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो ठीक वैसे ही आप देख सकते हैं सरकार को घेरने के लिए कहीं पर बेरोजगार अध्यापक तो कहीं पर ईटीटी टीचर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में बेरोजगारी के मुद्दे का हल नहीं मिल रहा। कांग्रेस यूपी में 20 लाख रोजगार देने का वादा करती है और यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर 4 दिन से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कारण परेशान बेरोजगार धरना दे रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने दिया है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे हजारों युवा हैं बेरोजगार जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लंबित जितनी भी भर्तियां हैं उन पे सरकार क्यों नहीं सोच रही। इसीलिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के ये तमाम जितने भी बेरोजगार हैं 27 तारीख से कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं। यूपी में बेरोजगारी मुद्दा है तो क्या राजस्थान में नहीं? राजस्थान का बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर कांग्रेस महासचिव को अपना हाल बताता है तो उसे राजस्थान की कांग्रेस के नेता बीजेपी का एजेंट कहने लगते हैं। समझौता हुआ था हमारा कांग्रेस सरकार से और राहुल गांधी जी को समर्थन दिया था, प्रियंका गांधी जी से मिले थे, हमारी मांगों के लिए आए। यहाँ चुनाव है, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी सरकार हमें रोजगार दीजिए। रही बात ये हमें कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट है, ब्लैकमेलर है, तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, 1 मिनट में चले जाएंगे, आप साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, हमारी सोशल मीडिया चेक कर लीजिए। देश में लाखों पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं, उन्हीं पदों को भरने के नाम पर पार्टियां वोट लेती हैं। वही वादे निभा लिए जाएं तो बेरोजगारी दूर करने वाली सरकारी बाधा खत्म हो सकती है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के क्षेत्रों में बनने वाले स्थानीय सामानों की निर्यात में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी जोरदार बढ़ावा मिल सकता है। वोकल फॉर लोकल मुहिम को जेवर एयरपोर्ट से बड़ा फायदा मिलना तय है। इस एयरपोर्ट के नजदीकी इलाकों में बनाया जाने वाला पारंपरिक सामान आने वाले दिनों में विदेशी मार्केट्स में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकता है। जेवर के सबसे नजदीक है खुर्जा। यहाँ के पॉटरी उद्योग का पहले ही देश और विदेश में बड़ा नाम है। एयरपोर्ट बनने के बाद खुर्जा तक कारोबारियों की पहुँच आसान हो जाएगी। साथ ही एयरपोर्ट से निर्यात बढ़ेगा और रॉ मटेरियल आसानी से खुर्जा पहुँचेगा। जेवर एयरपोर्ट बनने से सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध वुड कार्विंग इंडस्ट्री को भी निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। सहारनपुर की इस खास कला का जिक्र पीएम ने भी अपने भाषण में किया था। हमारे जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमईज को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। दरअसल एयरपोर्ट से एक्सपो मार्ट की कम दूरी और चारों तरफ औद्योगिक हब होने से कारोबारियों को अपना माल बाहर भेजने के लिए अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बेहद उत्साहित है। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि ये एयरपोर्ट कारोबार को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस एयरपोर्ट से हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कॉटेज सेक्टर से जुड़े हुए तमाम निर्यातक जो कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अपना विदेशी पर्यटकों और विदेशी ग्राहकों के साथ अपना बिजनेस करते हैं, उनको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में विजिटर्स एवं एग्जीबिटर्स दोनों को यहां एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई और शहरों के परंपरागत उद्योगों को एयरपोर्ट से नई उड़ान मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद आगरा की टूरिज्म और लेदर इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अलीगढ़ में ताला हार्डवेयर, आर्टवेयर कारोबार को रफ्तार मिलेगी और डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों को फायदा होगा। मथुरा से टोंटी उद्योग, चांदी कारोबार और पोशाक कारोबार को फायदा मिलेगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को उड़ान मिलेगी। फिरोजाबाद के ग्लास हैंडीक्राफ्ट, ग्लासवेयर और कांच कारोबारियों को फायदा मिलेगा। हाथरस के हींग और रंग कारोबार में इजाफा होगा। एयरपोर्ट बनने से ये शहर दुनिया से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे दुनिया भर के कारोबारियों का यहाँ तक आना आसान हो जाएगा।
आज तक ब्यूरो। और 11 में सीधे आपको लिए चलेंगे लोकसभा करते हैं। माननीय नेता, आप समझाइए इनको। सदन देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महोदय, जनरल माननीय सदस्य बुला लीजिए। जनता की भावना अभिव्यक्ति को वहां रखना चाहते हैं। ठीक है आपका। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है। सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है। आप बाहर चर्चा करते हैं, यहाँ जवाब देते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते। ये तरीका ठीक नहीं है। 9 सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वहां पर भी हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया गया। वहीं लोकसभा में भी हंगामा बढ़ता देख 12 बजे तक के लिए लोकसभा को भी स्थगित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी हंगामा होता हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई इसी हंगामे के बीच, और राज्यसभा भी आपको बता दें 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं आपको ये भी बताएं कि जो विपक्ष है वो दरअसल इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जता रहा है कि जो 12 सांसद निलंबित हुए हैं उनका निलंबन वापस होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा विपक्ष का चल रहा है। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। वहीं गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष के कई नेता इकट्ठा हैं, वो वहां नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये भी कहा गया कि हम माफी मांगेंगे नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया अगर माफी मांग ली जाए तो निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं इसलिए हम माफी नहीं मांगेंगे, और वो इस बात पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास भी, और जब सदन शुरू हुआ लोकसभा और राज्यसभा वहां पर भी हंगामेदार ये आज के दिन की शुरुआत रही। उसके बाद लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और राज्यसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन जो आसार दिख रहे हैं वो आज भी हंगामे के ही दिख रहे हैं, यानी जब 12 बजे फिर से शुरू होगा सत्र, उसके सदन, उसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इसी मांग को लेकर अड़ा रहेगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। ये लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर ही चल सकी। दोनों सदन इस वक्त स्थगित हैं। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर, ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर एक्शन इज टेकन, मेनी हाउसेस लेक्स। अगली खबर का रुख करेंगे। दुनिया में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर हिंदुस्तान भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। बीती रात से सख्ती बढ़ा दी गई, तमाम एयरपोर्ट्स पर सावधानी बरती जा रही है। लेकिन 3 शहरों में कुछ यात्रियों के पॉजिटिव मिलने के बाद अब सवाल उठने लगा कि खतरा क्या करीब है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक एक भी ओमिक्रॉन केस की पुष्टि नहीं हुई है। खौफ पुराना है लेकिन खतरा नया है। नाम है ओमिक्रॉन। दुनिया अभी डेल्टा जैसे कोरोना वायरस से लड़ ही रही थी कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए इस ओमिक्रॉन नाम के संकट ने पूरी दुनिया को नई मुसीबत में फंसा दिया है। आफत ऐसी कि लगातार WHO अलर्ट कर रहा है। सभी देश अपने अपने हिसाब से सख्ती बरतने लगे हैं या फिर तैयारियों में जुट गए हैं। हिंदुस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। देश में इस संकट के रडार पर हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली।
ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां दिनों दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां प्रभावित देशों से लोग पहुंच रहे हैं, उनकी जांच भी की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों में से 6 लोग ऐसे आए हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वे सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। जो 6 मामले सामने आए हैं उनमें पिंपरी चिंचवड़ से 2, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर और पुणे से एक केस शामिल हैं। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि रोजाना वहां करीब 2500 यात्री विदेशों से लौट रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने विदेश से लौटने वाले किसी भी यात्री के लिए RT-PCR अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पर रात 12 बजे के बाद से सुबह करीब 8 बजे तक 1013 यात्री जोखिम वाले देशों से उतरे। इनमें से 792 ने रैपिड टेस्ट कराया, जबकि 211 यात्रियों ने RT-PCR टेस्ट कराया। इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट के अराइवल पे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ से जो भी 11 देशों, जो एट रिस्क 11 देश हैं, वहां से जो यात्री आए हैं उनको अंदर रोका गया है। RT-PCR टेस्ट की पूरी व्यवस्था अंदर की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 देशों से, जो एट रिस्क 11 देश हैं, उनमें 4 देशों से 1013 यात्री यहाँ पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ ने रैपिड PCR टेस्ट कराया, जबकि RT-PCR कुछ यात्रियों ने कराया है। और जो एयरपोर्ट प्रशासन, उनका कहना है जो तमाम जो सुविधा है, जो पूरा सिस्टम है, उसको बनाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश के सभी एयरपोर्ट पर नई एडवाइजरी के तहत सख्ती बरती जा रही है। रात 12 बजे से ही विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी RT-PCR और 30 रैपिड टेस्टिंग मशीनों के जरिए मेडिकल टीमें हाई रिस्क कंट्री से लौट रहे यात्रियों पर नजर रख रही है। कई सारे जो पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड कह लीजिए, चाहे यूरोप कह लीजिए, यूके कह लीजिए, ये सारी कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनको तकरीबन सेग्रीगेट किया जाएगा। नॉन रिस्क वाले जो कंट्रीज हैं वहां से जो आ रहे हैं, और उसके बाद इन सब लोगों की टेस्टिंग, जो हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी। कई सारे RT-PCR के बूथ, एंटीजन टेस्ट, अगर लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एंटीजन टेस्ट, ताकि उनको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाए। भारत ने कई देशों को हाई रिस्क वाले देशों के कैटेगरी में रखा है, जिनमें ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। फिलहाल बांग्लादेश को रिस्क वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश को भरोसा दिया है कि अब तक देश में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं मिला है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। लेकिन चिंता कम नहीं है। खतरा अलग अलग देशों में, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से लौटे यात्रियों से है। उनकी जांच की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए खतरा भांपा जा रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा, कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। तो तैयारियां आपने देखी कैसे अलग अलग राज्यों में की जा रही है। एयरपोर्ट को लेकर खास तैयारियां हैं, वहां पर गाइडलाइंस बदल दी गई हैं और आज से ये गाइडलाइंस लागू हुई हैं। तो भारत के लिए रिस्क वाले देश आखिरकार कौन है? यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ये रिस्क वाले देश हैं और यहां से जो फ्लाइट्स हैं उन पर खास नजर रखी गई है। कुछ फ्लाइट्स को बंद करने पर भी चर्चा हो रही है, कुछ को किया भी गया है। तो दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस है कि प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग हो, दिल्ली पहुंचते ही अपना सैंपल उन्हें देना होगा, जांच का खर्च यात्री को उठाना होगा, टेस्ट निगेटिव आने पर 7 दिन होम क्वारंटीन भी रहना होगा, दोबारा निगेटिव आने पर 7 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। अब डेल्टा से ज्यादा देखिए संक्रामक है ये ओमिक्रॉन। वायरस की संक्रामकता उसके R नंबर से मापते हैं और उसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि जितना खतरनाक डेल्टा था उससे भी खतरनाक ये संक्रमण है। इसके फैलने का अगर ग्राफ देखेंगे तो डेल्टा से भी ज्यादा इसका संक्रमण फैलता है। R नंबर बताता है कि वायरस एक इंसान से कितने लोगों में फैल सकता है।
एक संक्रमित व्यक्ति 2 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बता रहे, 2 संक्रमित मरीज 4 लोगों को संक्रमित करेंगे। एक संक्रमित मरीज तकरीबन, ये डेल्टा वेरिएंट का हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डेल्टा वेरिएंट फैलता था, संक्रमण कितनी तेजी से फैलता था, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन इसका असर क्या होता है, क्या उतना ही रिस्क जितना डेल्टा में हमने देखा, क्योंकि ऑक्सीजन की लोगों की कमी महसूस लोगों ने की और रिस्क बहुत ज्यादा था, क्या उतना ही रिस्क ओमिक्रॉन का भी है? इस पर अभी देखिए रिसर्च चल रहा है, वैज्ञानिक इस पर अभी खोज कर रहे हैं। इसका संक्रमण तो बहुत तेज है, लेकिन इस कितना खतरनाक है या कितनी गंभीर स्थितियां इसके संक्रमण से लोगों को हो सकती हैं, उस पर अभी रिसर्च किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस हो सकते हैं और जिस तरह से साउथ अफ्रीका की जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस ओमिक्रॉन वायरस का शोध किया है, गहन रिसर्च की है, उनका ये कहना है कि 40 साल की उम्र से कम वालों में इसका रिस्क ज्यादा है। लेकिन यूरोप के देश मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, यहां पर ये खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। यही वजह है कि यहां से आने वाले लोगों का टेस्ट ज्यादा किया जा रहा है। विदेशों से यात्रियों के लौटने का सिलसिला जारी है। खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। वैसे तो बीती रात से नई एडवाइजरी लागू हो चुकी है, लेकिन असल चिंता एडवाइजरी पर अमल होने से पहले पहुंचे यात्रियों को लेकर है। मध्य प्रदेश का सागर उन्हीं में से एक शहर है, जहां सोमवार की रात नाइजीरिया से 3 लोग लौटे। इसकी भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन अधिकारी एक्शन में आ गए। नाइजीरिया से लौटे तीनों यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया और अब उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। अभी उनमें RT-PCR सैंपल उनका लिया गया है। अभी उनमें कोरोना के किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्थिति मालूम होगी। यदि रिपोर्ट में नेगेटिव आती है 7 दिन के बाद पुनः उनका सैंपल लिया जाएगा और यदि ऐसी स्थिति आती है कि अगर कोई कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी उसकी करवाई जाएगी। ओमिक्रॉन का खतरा काफी गंभीर है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को इस खतरे से आगाह किया। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। अब वही खतरा हर किसी को डरा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने की मांग तेज हो गई है। लगातार पीएम मोदी से उड़ानें बंद करने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके, 6800 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली पहुंचते ही सैंपल देना होगा। इसमें टेस्ट नेगेटिव हुआ तो 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली के LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। यहाँ पर आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। सख्ती मुंबई में भी शुरू हो गई है। मुंबई के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। BMC अपील कर रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग सख्ती से पालन करें। जो रिस्क कंट्रीज से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जाए, होटल्स में या हमारे कोविड सेंटर्स में। उसमें से अगर कोई पाया जाता है कोविड पॉजिटिव तो उसका जीनोम स्टडी किया जाए और पता लगाया जाए कि उसमें ओ माइक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। इसके अलावा जो नॉन रिस्क कंट्री से पैसेंजर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनका RT-PCR किया जाए, उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया जाए। दुनिया भर में बढ़ती जा रही आशंकाओं के बीच IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब तक दक्षिण अफ्रीका में लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी प्रभावित नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर संक्रमण भारत तक फैला तो केस बढ़ेंगे, लेकिन कंट्रोल में। खासतौर से जो स्पाइक प्रोटीन इस कोरोना वायरस का होता है उस पे आधारित वैक्सीन है, उनको शायद ये बाईपास कर सके क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। दिख रहा है अभी तक का जो डेटा आया है उसमें कि साउथ अफ्रीका में कम से कम ये नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पाया है। ऐसे दावों के बीच दुनिया भर में सतर्कता बरती जा रही है ताकि इस नए संकट का डटकर सामना किया जा सके। सागर से शिवा पुरोहित, कानपुर से रंजय सिंह और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।